लोगों को बड़े आसानी से धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, मंदिरों के नाम पर बरगलाया जा सकता है। तो उनका ये टारगेट जो 35% हमारे समाज के जो अशिक्षित लोग हैं वो टारगेट है उनका। वो धर्म के नाम पर उनको बरगला कर अपनी विचारधारा के साथ जोड़ना चाहते हैं। थोड़ा बहुत कोई बेनिफिट दे दिया, कोई नौकरी लगवा दी किसी के बच्चे की, किसी को छोटा मोटा बिजनेस दे दिया, तो अपने साथ लगाकर हमारे जो जैसा कि कहा गया है कि 90% जो हमारा बहुजन समाज है उसको विभाजित करने की धर्म के नाम पर ये बहुत ही बड़ी साजिश है। उसको बुलडोजर भेजकर उसके घर को तोड़वा दो, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? इससे देश का भी नुकसान हो रहा है। वो बच्चे क्या करेंगे? चोर उचक्के बनेंगे, डकैत बनेंगे, कुछ और क्राइम में संलिप्त होंगे, क्योंकि रहने के लिए जगह तो कोई है नहीं। आपकी बात सही है कि भूतकाल में भी इस तरह के बहुजन पार्टियों के, बहुजन साथियों के अलायंस बनते रहे हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने नहीं आया। ये बात सही है, लेकिन वर्तमान में जो आज के परिदृश्य में जो भारतीय बहुजन अलायंस का जो घोषणा हुई है, इसमें समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित नेता जो पहले समाज का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर चुके हैं शामिल हुए हैं, और उनका जो उद्देश्य है बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है। और ये जुझारू साथी हैं, पहले इनको राजनीतिक अनुभव भी बहुत है। तो इस समय आज जो वर्तमान में जो BBA की जो घोषणा हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इस भारतीय बहुजन अलायंस की जो सफलता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। और जो कैडर कैंप की एक हमारे साथी ने प्रश्न पूछा था, ये हमारा उद्देश्य है कि कैडर कैंप्स के जरिए और कैडराइज बच्चों को तैयार करके, युवाओं को तैयार करके इस बहुजन अलायंस को, भारतीय बहुजन अलायंस को हम कामयाब करेंगे, इसको सुदृढ़ करेंगे। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माणे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, जिसका कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उत्तरी भारत का प्रभारी हूँ, उन्होंने कहा है कि राज्य स्तर पर जो पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ जो काम कर रही हैं, जब वो अपने अपने कैडर कैंप लगाकर अपने अपने संगठन के माध्यम से राज्य स्तर पर मजबूत होंगी, तो धीरे धीरे हम राष्ट्र स्तर पर भी मजबूत होते चले जाएंगे। और एक जिसको कहते हैं कि फोर्स टू रेकन विद, एक शक्ति बनकर हम उभरेंगे। सभी लोग एक साथ चलकर एक शक्ति बनकर इस देश में उभरेंगे। और जिस तरह के माणे साहब ने कहा और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि दो ही लड़ाई है इस देश के अंदर, एक तो है मनुवाद और दूसरा है अम्बेडकरवाद। तो अम्बेडकराइट राजनीति और अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि इस समय हमारी उतनी शक्ति नहीं है, हम थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भविष्य में हम ताकतवर नहीं हो सकते, भविष्य में हम शक्तिशाली नहीं हो सकते। निश्चित रूप से हम संघर्ष करके, मेहनत करके भविष्य में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बहुजन पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर, मायावती जी अलग चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर जी आज़ाद अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अलग जो है अलायंस बनाया, तो क्यों ना सब लोग इकट्ठा होकर के अगर अलायंस बन रहा है तब जो है एक शक्ति समाज के सामने दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय बहुजन अलायंस के जितने भी साथी हैं उनकी तरफ से पहल हुई है। मैंने स्वयं कई बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से बात की है और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं से भी मेरा संपर्क है, उनसे भी मैंने बात की है कि भाई आओ हम सब मिल के बैठते हैं, इकट्ठे चलते हैं। लेकिन यदि कुछ लोग किन्हीं कारणों से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपने स्वार्थी कारणों से, ये तो वो जाने, किन्हीं कारणों से यदि वो समाज को ना तो स्वयं आगे आकर संगठित करना चाहते हैं और अगर हम कुछ प्रयास करें तो उसमें हम शामिल नहीं होना चाहते, तो हमारे पास रास्ता क्या है? हमें तो अपनी जो एक बहुजन समाज का जो आंदोलन है, जो कि इस समय शिथिल पड़ चुका है, कमज़ोर है, उसको मजबूत तो करना है ना। तो यदि आदरणीय लेकिन सर, मौजूदा वक्त में जिस तरह से धर्म
की राजनीति बहुत हावी है, तो उसमें कैसे आप जो है उसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ये जो धर्म की राजनीति इसलिए चलाई जा रही है इस देश के अंदर कि जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग हैं, जो साइंटिफिक सोच रखने वाले लोग हैं, जो संविधान पर चलने वाले लोग हैं, वो इकट्ठा ना हो जाएं। इसलिए क्योंकि अभी भी हमारे देश के अंदर 35% से ज़्यादा पॉपुलेशन अनपढ़ है और वो ज़्यादातर हमारे बहुजन समाज की पॉपुलेशन है। उनको 35% लोगों को बड़े आसानी से धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, मंदिरों के नाम पर बरगलाया जा सकता है। तो उनका ये टारगेट जो 35% हमारे समाज के जो अशिक्षित लोग हैं, वो टारगेट है उनका। वो धर्म के नाम पर उनको बरगला कर अपनी विचारधारा के साथ जोड़ना चाहते हैं। थोड़ा बहुत कोई बेनिफिट दे दिया, कोई नौकरी लगवा दी किसी के बच्चे की, किसी को छोटा मोटा बिजनेस दे दिया, तो अपने साथ लगाकर हमारे जो जैसा कि कहा गया है कि 90% जो हमारा बहुजन समाज है उसको विभाजित करने की धर्म के नाम पर ये बहुत ही बड़ी साजिश है। सर, कैसे देखते हैं जो और बाकी पार्टियां संविधान बचाने की बात कर रही हैं, बहुजन उनके साथ दिख रहा है ज़्यादातर? नहीं, संविधान बचाने की जो पार्टियां जो भी बात कर रही हैं, हमें तो खुशी है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो संविधान बचाने की बात करती है, हमें खुशी है, वो हमारे साथ आए या हमें साथ ले, साथ चल सब मिलकर राजनीति करें, समाज को सुगठित करें, संगठित करें। हमें तो खुशी है इस बात की। एक बीएसपी, आया समाज पार्टी, सपा, कांग्रेस, बीजेपी में जो वोटर हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। आपके पास ऐसा क्या है जिससे वो लोग आपसे जुड़े, आपके तरफ आएँ, आपके लोगों को जिताएं? आप इसके लिए कोई आपके पास कुछ है, क्या है? देखिए, ऐसा है कि संपूर्ण समाज ना तो किसी नेता के साथ होता है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ होता है, और जो एक फ्लोटिंग वोटर होता है, जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, यदि उसको हम एक स्पष्ट, ईमानदार बहुजन राजनीति का, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का रास्ता दिखाएं, अब अपनी ईमानदारी के बल पर उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से वो हमारे संवाद को समझेंगे और सुनेंगे। वो उनको पता है भी कौन इस समाज के अंदर, कौन सा नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कौन सा नेता झूठ बोलता है, कौन सा नेता बार बार जो है हमें बरगला कर हमारी वोट लेकर भाग जाता है, हमें बेच देता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। अब स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि समाज को एक ऐसे धड़े के साथ, एक ऐसी राजनीतिक पार्टियों के पास बेचा गया है और ये बात आम चल रही है जो कि हमारे ऊपर ही अत्याचार करते हैं। तो इसलिए हम एक ईमानदार प्रयास करना चाहते हैं, पूरे संपूर्ण समाज, बहुजन समाज को संगठित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, बहराइच की एक बड़ी घटना हुई, हमने देखा कि किस तरह से जो अब जो खुलासे हो रहे हैं कि जो है एक प्रायोजित जो है वो महसूस हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले इस तरह के जो है मजहबी संप्रदाय तो स्पष्ट रूप से संविधान की उल्लंघना हो रही है। बुलडोजर सरकार चल रही है। बुलडोजर क्या है? बुलडोजर किसका प्रतीक है? बुलडोजर तो आतंकवाद का प्रतीक है और बुलडोजर जो है तानाशाही का प्रतीक है। बुलडोजर गैर संवैधानिक जो ताकतें हैं, जो अपना संविधान के मुताबिक राज नहीं चलाना चाहती हैं, उसका प्रतीक है। तो बुलडोजर सरकार को तो चुनौती देनी है। जो हमारे संविधान को बुलडोजर के जरिए चुनौती दे रहा है, गरीब लोगों के घर तोड़ रहा है, बड़ी मेहनत से एक छोटी सी झोंपड़ी कोई बनाता है, एक छोटा सा कोई घर बनाता है, उसको बुलडोजर भेजकर उसके घर को तोड़वा दो, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? इससे देश का भी नुकसान हो रहा है। वो बच्चे क्या करेंगे? चोर उचक्के बनेंगे, डकैत बनेंगे, कुछ और क्राइम में संलिप्त होंगे, क्योंकि रहने के लिए जगह तो कोई है नहीं। तो एक मिनट यार रुकिए, बुलडोजर जस्टिस कह रहे हैं वो लोग, खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देयर इज नो बुलडोजर जस्टिस इन द वर्ल्ड. Justice has to come through our constitution, through our laws, through our rules, regulations, and the systems. Justice must come through these things. Justice cannot be delivered through bulldozer. We are against it. सर, आप प्रशासन में रहे हैं, डीजीपी रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूरी घटना हुई, पुलिस मौजूद थी वहाँ पर, तो क्या लगता है कि ये प्रशासन जो है इस तरह की जो है? ये बहुत ही दुखद बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपने मुझसे पूछी है कि इस समय देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका हिंदुत्वीकरण किया जा रहा है। यहाँ तक कि जुडिशरी पर, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आर्मी तक पर भी और पुलिस पर इस तरह के इल्ज़ाम लग चुके हैं और बड़े सुनियोजित ढंग से सारी संवैधानिक संस्थाओं का हिंदुत्वीकरण किया जा रहा है। चुन चुन कर जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं बड़े बड़े पदों पर, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बिठाए जा रहे हैं और वे पूरे के पूरे सिस्टम को हिंदुत्व की तरफ मोड़ने का कोशिश करते हैं। जेएनयू का उदाहरण आपके सामने है, किस प्रकार जेएनयू को, जो एक लेफ्टिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन कही जा सकती थी, जहां पर गरीब बच्चों के लिए एक उभरने का मौका था, पीएचडी और बड़े बड़े दूसरे कोर्सेज करने का मौका था, उसको भी एक पूरा एक सुनियोजित तरीके से हिंदुत्वकरण किया जा चुका है, हिंदुत्ववाद की तरफ मोड़ा जा चुका है। कई वहाँ के महत्वपूर्ण लीडर, युवा लीडर खालिद उमर खालिद पिछले 4 साल से जेल में हैं, तो उसके मानवाधिकारों का क्या? वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? सर, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें 2 लड़के कह रहे हैं कि पुलिस ने 2 घंटे की अनुमति दी थी। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब एक भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक मंत्री स्टेज से कह सकता है, एक चुनावी रैली में कह सकता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो गोली मारने का क्या मतलब है? संविधान नहीं है क्या इस देश के अंदर? क्या न्यायालय खत्म हो गए हैं इस देश के अंदर? गोली मारो सालों को किसने इनको पावर दी कि गोली मारो सालों को? तो ये तो एक सुनियोजित ढंग से पुलिस का भी जो है हिंदुत्वीकरण उत्तर प्रदेश में हो चुका है। इसी वजह से जो है फ्री हैंड दिया जाता है पुलिस को। कुछ समय के लिए दिल्ली में भी दिया गया था, दिल्ली के दंगों में भी पुलिस को फ्री हैंड दिया गया था और बाद में हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया एक वीडियो का कि किस प्रकार एक बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को मारने में पुलिस वाले संलिप्त थे, उसका संज्ञान लिया गया है ना। सर 1 मिनट रुकिए यार, इंटरफेयर मत कीजिए। सर, बहराइच की जो घटना हुई उसके बाद से हमने देखा कि ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर ही क्यों पत्थरबाजी होती है? ये तो एक साजिश भी हो सकती है। मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं तो इन चीज़ों को बड़ी गहराई से समझता हूँ। ये तो हिंदुओं की साजिश भी हो सकती है, खुद ही पत्थर फिंकवा के अपने काफिले पर और मुसलमानों के नाम लगाकर दंगे करवाकर ध्रुवीकरण करते हैं वोटों के लिए। ये तो इनका सुनियोजित षड्यंत्र चलता रहता है। उसके बाद एनकाउंटर की खबरें आई, आपने देखा 2 लोगों के एनकाउंटर भी किए। जितने भी असंवैधानिक तरीके हैं वो ये सरकार अपना रही है। हालांकि आदरणीय मोदी जी तो संविधान को चूमते भी हैं, माथे को भी लगाते हैं, लेकिन धरातल पर सारी की सारी असंवैधानिक बातें इस संस्था द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही हैं और जिसका कि विरोध होना चाहिए। देश के लोगों को, बहुजन समाज को, अम्बेडकराइट लोगों को एक संगठित होने की ज़रूरत है, एक ताकत बनकर उभरने की ज़रूरत है ताकि इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को चुनौती दी जा सके। सर, हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, उनको पूछ लेना। हिंदू लेके पूरे सवाल कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम। 1 मिनट रुकिए। हाँ, नहीं, 2 मिनट ठीक है। देखिए, ये जो आप सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग जो संविधान को मानते हैं और जो हमारी राजनीतिक पार्टी है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, उसका एक स्टेटेड स्टैंड है कि हम इसके सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ हैं, क्योंकि इसका कोई एम्पिरिकल आधार नहीं है, इसकी कोई गणना नहीं हुई है कि भाई कौन से समाज के कितने लोग नौकरी में गए हैं, कौन से समाज के कितने लोग MBBS में गए हैं, कौन से समाज के कितने लोग जुडिशरी में गए हैं। इसकी तो कोई गणना नहीं है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, एम्पिरिकल डाटा नहीं है। तो ये एक अनसाइंटिफिक तरीके से और अवैज्ञानिक तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे क्या साजिश है, क्या कौन सी ताकतें हैं, हम उसको भी चुनौती दे रहे हैं, उस पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं।
भाई किस प्रकार, कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला है आपके पास कि कौन से समाज के कितने लोग, ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि एक समाज के लोग ज़्यादा खा गए, एक समाज को कम मिला। क्या है आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला? आप वो एम्पिरिकल फार्मूला प्रस्तुत तो कीजिए, बताइए, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक साजिश है समाज को बांटने की, ताकि समाज को बांट के वोट ली जा सकें और कुछ समाजों को झूठे तरीके से, हालांकि मिलेगा उनको भी कुछ नहीं, अपनी तरफ करके वोट लेकर अपनी सत्ता कायम की जा सके। हरियाणा क्या है सर? बहुजन है क्या? ये बहुजन के बारे में आप बताते हैं, क्या है वो? क्या बहुजन क्या है? बहुजन सत्ता, बहुजन शब्द हमारे महापुरुषों द्वारा उद्घोषित और ईजाद किया हुआ शब्द है। ये महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध की लिटरेचर में मिलता है। और बहुजन समाज जो है वो